लोग बायोगैस प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कहा था कि बायोगैस जो होती है वो किससे बनाई जाती है, गोबर से, इसलिए उसको क्या कहते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं। ठीक है, हमने एनसीईआरटी से ये देख लिया था कि जो बायोगैस प्लांट होता है वो बायोगैस प्लांट में किस तरीके से गोबर गैस बनाई जाती है। ये हमने कल पढ़ा था बेटा पेज नंबर 186 पर। पेज नंबर 186 पर बेटा हमने ये देखा था बायोगैस प्लांट। ठीक है, ये बायोगैस प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हमने आपको बताया था कि ये बायोगैस प्लांट में यहाँ पर स्लरी डाली जाती है। स्लरी का मतलब होता है कि जो गोबर होता है उसमें पानी मिलाकर डंग की स्लरी होती है, काऊ डंग की स्लरी होती है, उसको यहाँ डाला जाता है। फिर माइक्रोब्स रिएक्शन करते हैं और गैस का प्रोडक्शन करते हैं। तो जो गोबर गैस होती है उस गोबर गैस के अंदर कौन कौन सी गैसेस होती हैं बेटा, मेनली मुख्यतः इसके अंदर मीथेन गैस होती है। ठीक है, कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है। तो मेनली मुख्यतः इसके अंदर मीथेन होती है, दैन कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आपको याद रखना है। फिर हमने कहा था यूज्ड जो स्लरी है, जो यूज़ हो चुकी है, वो यहाँ पर इकट्ठी होती चली जा रही है इस स्लज में, जिसको फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ से गैस निकलती चली जा रही है। ये गैस होल्डर है, ये गैस होल्डर है जो गैस को होल्ड करके रख रहा है, यानी कि जैसे जैसे गैस बनती जाएगी ये ऊपर की तरफ उठता चला जाएगा, जैसे जैसे गैस बनेगी ये ऊपर की तरफ उठता चला जाएगा, जिससे हमें ये पता चलता जाता है कि कितनी गैस का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग ज़रा इसको एनसीईआरटी से पढ़ रहे थे बेटा कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है गोबर गैस के बारे में। ठीक है, तो पेज नंबर 185 पर बेटा, पेज नंबर 185 पर लिखा हुआ है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग प्रीडोमिनेंटली मीथेन। बायोगैस क्या है, गैसेस का मिक्सचर है जिसमें मेनली कौन सी गैस होती है, मीथेन होती है। प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी, किससे बनती है, माइक्रोब्स की एक्टिविटी से बनती है। एंड विच में बी यूज्ड एज फ्यूल, ईंधन की तरह से उस गोबर गैस को यानी बायोगैस को यूज़ करते हैं। यू हैव लर्न दैट माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ गैसियस एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। बेटा हमें ये पता है कि जब माइक्रोब्स ग्रो करते हैं तब वो बहुत सारी गैसेस को रिलीज़ करते हैं और कुछ एंड प्रोडक्ट भी उनके निकलते हैं, यानी कि उनमें जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती हैं, माइक्रोब्स की बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती हैं, वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में कुछ एंड प्रोडक्ट निकलते हैं। वो एंड प्रोडक्ट ही हैं जो कि गोबर गैस कहलाते हैं। जैसे कि हमने बेटा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो पढ़ रहे थे, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो एक्टिवेटेड स्लज था, है ना बेटा, हमने बात की थी ना वहाँ पर भी बायोगैस बनाई जाती है। तो एक्टिवेटेड स्लज जो होता है, क्योंकि सीवेज में भी तो ह्यूमन का एक्सक्रीटा है बेटा, तो जो एक्टिवेटेड स्लज लास्ट में बना था सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, तो हमने कहा था ये एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा सा पार्ट हम एरेशन टैंक में डाल देते हैं, जो कि इनोकुलम का काम करता है। इनोकुलम यानी कि फिर से वहाँ पर पानी को साफ करने का काम करा, और बाकी का जो बचा हुआ एक्टिवेटेड स्लज होता है उसको कहाँ पर भेज देते हैं, उसको सेटलिंग टैंक में भेज देते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर अब उसका यूज़ होगा, बायोगैस को बनाने में यूज़ हो जाएगा या फर्टिलाइज़र को बनाने में यूज़ हो जाएगा। ठीक है ना, बायोगैस बन जाती है वहाँ पर, क्योंकि उसके अंदर भी वही चीज़ है, माइक्रोब्स रिएक्शन कर रहे हैं। देखिए फिर इसमें लिखा है द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड डिपेंड अपॉन द माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दे यूटिलाइज। ये डिपेंड कर रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिक मैटर यूज़ किया जा रहा है, काऊ डंग है या ह्यूमन एक्सक्रीटा है या किसी और एनिमल का एक्सक्रीटा है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी गैस बनेंगी। दूसरी चीज़, काऊ डंग में आपको मालूम है मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं, आपको बताया ना बेटा काऊ डंग के अंदर मिथेनोजन्स बैक्टीरिया होते हैं। और आपको मालूम है कि गोबर गैस यानी कि बायोगैस जो बनाई जाती है मेनली गोबर से बनाई जाती है, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा मीथेन गैस होती है। मीथेन जो होती है वो इन्फ्लेमेबल होते हैं, सबसे अच्छा माना जाता है मीथेन गैस को। ठीक है बेटा, तो ये डिपेंड करता है कि कौन से माइक्रोब्स रिएक्शन कर रहे हैं उस ऑर्गेनिक मैटर पर और कौन सा ऑर्गेनिक मैटर यूज़ किया जा रहा है। ठीक, इन द एग्जाम्पल्स cited in the relation of fermentation of dough, हमने बात की थी ना इडली ढोकला इनका फर्मेंटेशन जो किया था, चीज़ मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, द मेन गैस प्रोड्यूस्ड बाय CO2।
हमें मालूम है कि हमने फर्मेंटेशन पढ़ा इडली डोसा बनाने में, या फर्मेंटेशन में ईस्ट फर्मेंटेशन कर रही है, उसमें वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, कौन सी गैस रिलीज़ होती है फर्मेंटेशन में, CO2 गैस रिलीज़ होती है। However, certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with CO2 and H2। ठीक है, इस लाइन को देखिए फिर से। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, यानी कि सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल। सेलुलोजिक मटेरियल कौन सा, जैसे गाय भैंस होती हैं वो पत्तियां खाती हैं, चारा खाती हैं, सेलुलोजिक मटेरियल का डाइजेशन उनकी बॉडी के अंदर हो रहा है। तो कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि उनके अंदर रहते हैं, जो कि सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो कि सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। और कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, CO2 और H2, हाइड्रोजन, मीथेन भी यूज़ करते हैं। ठीक है, CO2 और H2 को रिलीज़ करते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। तो कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि CO2 और H2 को प्रोड्यूस करते हैं, कब, सेलुलोज के डाइजेशन में। These bacteria are collectively called methanogens। उन बैक्टीरिया को कहते हैं मिथेनोजेंस, जो कि सेलुलोजिक मटेरियल पर ग्रो करते हैं, सेलुलोजिक मटेरियल पर ग्रो करते हैं, उसको बोला जाता है मिथेनोजेंस। तो वो कौन से बैक्टीरिया हैं बेटा, मिथेनोजेंस हैं। हमने बात की, हम लोग बात कर रहे हैं कि जो मिथेनोजेंस होते हैं, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया बेटा आपने पढ़ा है ना, आर्की बैक्टीरिया में पढ़ा था आपने पढ़ा है कि ये आर्की बैक्टीरिया होते हैं, है ना। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एनारोबिकली बैक्टीरिया, एनारोबिकली ग्रो करते हैं। किस पर ग्रो करते हैं, सेलुलोजिक मटेरियल पर। ये मिथेनोजेंस बैक्टीरिया सेलुलोजिक मटेरियल, यानी वो मटेरियल जिसके अंदर सेलुलोज है, उस पर ग्रोथ करते हैं अपनी, और कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, CO2 एंड H2 गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, CO2 और H2 गैस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हमने ये बात पढ़ी कि सेलुलोजिक मटेरियल पर ग्रो करने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो मिथेनोजेंस होते हैं। एंड वन सच कॉमन बैक्टीरियम इज मिथेनोबैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरिया है, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखना है। कौन सा मिथेनोजेन बैक्टीरिया, मिथेनोबैक्टीरियम। ये मिथेनोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है ये ग्रो करता है किस पर, सेलुलोजिक मटेरियल पर, जो कि एक्चुअली एक मिथेनोजन है। क्या है ये, मिथेनोजन है बेटा, मिथेनोजेंस हैं। These bacteria are commonly found in the anaerobic sludge during sewage treatment। ठीक है, बात हमने की ना अभी कि सीवेज ट्रीटमेंट में जो स्लज निकलता है, सीवेज ट्रीटमेंट में जो एनारोबिक स्लज निकलता है, ध्यान करिए कि एरोबिक बैक्टीरिया को हमने डाइजेस्ट करने के लिए उस फ्लॉक को, जो फ्लॉक था सीवेज ट्रीटमेंट में, उसको हमने एनारोबिक बैक्टीरिया वाले टैंक में डाल दिया था, जिसमें एनारोबिक बैक्टीरिया ना पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर लिया था, इन बैक्टीरिया को, मतलब फ्लॉक्स को डाइजेस्ट कर लिया था, और वहाँ पर गैस निकल रही थी। दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द र्यूमेन, अ पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल। ध्यान रखिएगा, ये बैक्टीरिया कहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं ये बैक्टीरिया, र्यूमेन ऑफ कैटल, र्यूमेन ऑफ कैटल। गाय भैंस की जो स्टमक होता है, रूमेन आपने पढ़ा होगा, स्टमक होता है ना गाय और भैंस में, स्टमक होता है एक का गाय और भैंस में, काऊ में और बफेलो में। गाय और भैंस का जो र्यूमेन होता है, स्टमक होता है, वहाँ पर ज़्यादातर ये मिथेनोजेन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने कहा दीज बैक्टीरिया कॉमनली फाउंड इन द एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग अ लॉट ऑफ सेलुलोजिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द र्यूमेन। हमें मालूम है कि गाय भैंस जो होती हैं वो सेलुलोजिक मटेरियल ही ज़्यादा खाती हैं, चारा खाती हैं, पत्तियाँ खाती हैं। ठीक है, तो सेलुलोजिक मटेरियल उनके र्यूमेन में सबसे ज़्यादा होता है ना बेटा। गाय भैंस जो होती हैं उनमें सेलुलोजिक मटेरियल उनके र्यूमेन में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जो बैक्टीरिया हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया जो हैं, ये मिथेनोजेंस ज़्यादातर कहाँ पर ग्रो करते हैं, इनकी र्यूमेन में मिलते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि इन र्यूमेन दीज बैक्टीरिया हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ
कैटल। ठीक है। डू यू थिंक वी ह्यूमन बींग्स आर एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज प्रेजेंट इन अवर फूड्स? दस द एक्सक्रीटा डंग ऑफ कैटल कॉमनली कॉल्ड गोबर। ठीक है, ये क्या करें, डू यू थिंक वी ह्यूमन बींग्स आर एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज प्रेजेंट इन अवर फूड्स? हम लोग तो अपने फूड में सेलुलोज का डाइजेशन कर सकते हैं क्या? क्या कर सकते हैं बेटा? सेलुलोज के डाइजेशन के लिए हमारे पास कोई एंजाइम नहीं है। दस द एक्सक्रीटा ऑफ कैटल कॉमनली कॉल्ड गोबर इज़ रिच इन दीज बैक्टीरिया। गोबर के अंदर मिथेनोजन बैक्टीरिया बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके स्टमक के अंदर, गाय और भैंस के स्टमक के अंदर ही मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि वहाँ पर एरोबिकली ग्रो करते हैं। डंग कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस। इसीलिए काऊ डंग को यूज़ करते हैं जिसको कि गोबर गैस कहा जाता है। ठीक है। द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ कॉन्क्रीट टैंक। हमने बात की थी कि जो बायोगैस प्लांट होता है उसमें इस तरीके का एक टैंक होता है, कंक्रीट का टैंक होता है, ये वाला टैंक जिसके अंदर स्लरी डाली थी। ठीक है, तो बायोगैस में क्या है, एक कंक्रीट का टैंक है। बायोगैस में क्या है बेटा, एक कंक्रीट का टैंक है 10 से 15 फीट गहरा। जो बायोगैस प्लांट होता है, बायोगैस प्लांट में टैंक है जो कि 10 से 15 फीट गहरा है, 10 से 15 फीट गहरा है। और इसके अंदर क्या डाला जाता है, इसके अंदर डाला जाता है स्लरी को। स्लरी क्या था, काऊ डंग, गोबर प्लस वाटर, उसको डाला जाता है इसके अंदर। फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी। इस स्लरी के ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर फ्लोटिंग यानी कि तैरने वाला फ्लोटिंग कवर स्लरी के ऊपर लगाया जाता है। फ्लोटिंग कवर होता है स्लरी के ऊपर, ठीक है, जो कि गैस बनती है उठता रहता है। गैस के बनने पर ऊपर की ओर उठता है, गैस के बनने पर ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, एक आउटलेट होती है, एक आउटलेट होती है जहां से गैस निकलती है बाहर। एक आउटलेट होती है जहां से गैस निकलती है बाहर और उसको पाइप से कनेक्ट करके हाउसेस में भेज दिया जाता है। पाइप से कनेक्ट करके हाउसेस में भेज दिया जाता है। ठीक है, और जो बाकी की बची हुई स्लरी जो होती है, बची हुई जो स्लरी होती है उसको खाद के रूप में यूज़ किया जाता है। जो बची हुई स्लरी होती है उसको खाद के रूप में यूज़ कर लिया जाता है बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बायोगैस प्लांट में प्रोसेस चलता है। ठीक है बेटा, ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, द स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड थ्रू द अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। Cattle dung is available in large quantities in the rural area where cattle are used for a variety of purposes। आपको मालूम है गांव वगैरह में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्लरी मिल जाती है, ठीक है ना, गोबर मिल जाता है। सो बायोगैस प्लांट्स आर मोर ऑफन बिल्ट इन रूरल एरिया। इसीलिए ये बायोगैस प्लांट जो है ज़्यादातर रूरल एरिया में यानी कि गाँव वगैरह में बनाए जाते हैं, शहरों में इतना नहीं मिलता है गोबर। ठीक बेटा, तो द बायोगैस दस प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग, कुकिंग के लिए और लाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं। द पिक्चर ऑफ अ बायोगैस प्लांट इज शोन इन द फिगर। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू एफर्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो बायोगैस प्लांट हैं
बायोगैस प्लांट को IARI का बहुत बड़ा योगदान है बायोगैस प्लांट बनाने में। IARI क्या है बेटा? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, दिल्ली में है ये, न्यू दिल्ली में। और दूसरा एक है KVIC। KVIC क्या है बेटा? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये KVIC और IARI का बहुत बड़ा योगदान है बायोगैस प्लांट को बनाने में। ठीक है बेटा, तो हमने बात की कि किस तरीके से बायोगैस प्लांट काम करता है। बायोगैस प्लांट से किस तरीके से गोबर गैस बनाई जाती है। गोबर गैस को कुकिंग और लाइटनिंग में यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर गाँव के एरिया में ही, गाँव वगैरह में ही बनाई जा रही है ये गोबर गैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ही बेटा कैटल्स ज़्यादा यूज़ होते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए। ठीक है ना, तो वहाँ पर ही ज़्यादा एनिमल्स यूज़ होते हैं, कैटल्स यूज़ होते हैं, इसलिए गोबर गैस प्लांट जो होते हैं वो ज़्यादातर गाँव में ही लगाए जा रहे हैं। गोबर गैस प्लांट में कौन कौन सी गैस होती हैं याद रखना। गोबर गैस प्लांट में CH4 मीथेन गैस, CO2 और H2 होती है ज़्यादातर। और मुख्यतः याद रखिएगा कि मुख्यतः बायोगैस प्लांट में कौन सी गैस होती है? CH4 मीथेन गैस होती है। अब हम लोगों को आगे जो टॉपिक पढ़ना है बेटा, बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो हमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है बेटा, माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट। कौन सा पढ़ना है? माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट। पहली चीज़ तो ये समझिए कि बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब क्या है। बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब है, बायो वर्ड कहीं भी आ जाता है तो उसमें होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब है कि खेतों में जो फसल में कीड़े लग जाते हैं, जो फसल में कीड़े लग जाते हैं, उन कीड़ों के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं। अब हम लोग बायोगैस प्लांट के बाद पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट्स। पहली चीज़ तो आपको ये समझना है कि बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब क्या है। बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खेती में यूज़ करना, खेती में केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह पर यूज़ करना। केमिकल फर्टिलाइजर्स के स्थान पर यूज़ करना। जैसे कि आपको मालूम है खेतों में फसल पर कीड़ा लग जाता है, तो फलों पर कीड़ा लग जाएगा तो फल में एक छेद बना देगा, गुफा बना देगा, फल खराब हो जाएगा। इस तरीके से पूरी खेती खराब हो जाती है, फल सारे खराब हो जाते हैं। तो कमर्शियल यूज़ के लिए वो नहीं रह पाते हैं। अगर फल के अंदर कोई कीड़ा लग गया है तो कीड़ा अपनी जगह बनाकर उसमें रहने लगता है, तो वो तो बेकार हो गया, तो उसका कमर्शियल यूज़ नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं किसान, क्या करते हैं उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स ये डाल देते हैं। तो हमने कहा कि फसल में जो कीड़े लग जाते हैं उनको तो हम लोग पेस्ट कहते हैं, ये मालूम है। पेस्ट के लिए क्या यूज़ किया जाता है? पेस्टिसाइड्स यूज़ किया जाता है। फसल में वीड्स भी होती हैं। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स। वीड क्या होती है बेटा? अनवांटेड प्लांट होती है। अनवांटेड प्लांट्स कौन से होते हैं? जो कि हमारी फसलों के बीच बीच में अपने आप से उग जाते हैं। अनवांटेड प्लांट्स कौन से होते हैं? जो कि हमारी फसलों के बीच में अपने आप से उग जाते हैं ना, उनको वीड्स कहते हैं, जानते हैं आप लोग वीड्स। तो ये वीडीसाइड्स को डाल दिया जाता है, वीड के लिए वीडीसाइड्स को डाला जाता है। तो ये जितने भी वीडीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये जितने भी होते हैं
कि क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर देते हैं, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। और वीड, किसान क्या करते हैं, वीड को उखाड़ने के लिए वीड हाथ से उखाड़ सकते हैं, और वीड्स को हटाने के लिए कुछ वीडिसाइड डाल देते हैं जो कि सॉइल के अंदर चला जाता है, ये सॉइल के अंदर चला जाता है, जिससे कि सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है, सॉइल बेकार हो जाती है, सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है। और अगर फलों पर छिड़का जाएगा पेस्टिसाइड्स को फलों पर छिड़का जाएगा और लोग उस फल को अगर सपोज धोकर नहीं खाते हैं तो वो पेस्टिसाइड्स ह्यूमन बीइंग के अंदर पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत सारी डिजीज़ को कॉज करते हैं। इसीलिए ऐसा सोचा गया, साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा कि ऐसा किया जाना चाहिए कि कुछ ऐसा तरीका हो जिससे कि ये केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आपको मालूम है, आपने पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी में बेटा, एक बीटी कॉटन प्लांट बनाया गया, बीटी कॉटन प्लांट बनाया गया है जो कि ट्रांसजीनिक प्लांट है, ट्रांसजीनिक प्लांट है। ये बीटी कॉटन प्लांट जो है एक्चुअली क्या था, कॉटन का जो प्लांट होता है ना, कॉटन के प्लांट के पास बॉल वर्म्स आते हैं ज़्यादातर, बॉल वर्म्स। ये बॉल वर्म्स कॉटन की खेती को बिल्कुल पूरी तरीके से ख़राब कर देते हैं। तो एक बैक्टीरिया से एक जीन को निकालकर, बैक्टीरिया से एक जीन को निकाला और उस जीन को कॉटन के प्लांट में ट्रांसफ़र कर दिया और एक नई स्पीशीज़ बन गई बीटी कॉटन, जो कि ट्रांसजीनिक प्लांट कहलाया। ये बीटी कॉटन जो बन गया, ये बैसिलस थ्रूजेनेसिस एक बैक्टीरिया है, उसमें से जीन को निकाला। एक्चुअली साइंटिस्ट ने देखा था कि एक बैक्टीरिया था बैसिलस थ्रूजेनेसिस, जिसके पास वो बॉल वर्म्स आते ही नहीं थे। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने पता लगाया कि ऐसा कौन सा जीन है कि बॉल वर्म्स उस बैसिलस थ्रूजेनेसिस के पास जाते ही नहीं है। तो उन्होंने उस जीन को बैसिलस थ्रूजेनेसिस बैक्टीरिया के अंदर से निकाल लिया और उसको कॉटन के प्लांट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब कॉटन के प्लांट के पास में ये बॉल वर्म्स नहीं जाते थे और पूरी कॉटन की खेती सही रहती थी, बची हुई रह जाती थी, ठीक है ना, बची रहती थी, सेफ रहती थी, सुरक्षित रहती थी। तो इस तरीके से कुछ ऐसे उपाय करना जिससे कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ना हो, पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स को ना यूज़ करना पड़े, तो उसको कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है, क्या कहते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट कहा जाता है। तो बेटा देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है, पेज नंबर 186 पर, microbes as biocontrol agents. Biocontrol refers to the use of biological method for controlling plant diseases and pests. In modern society, these problems have been tackled increasingly by the use of chemicals, by the use of insecticide and pesticides. ठीक है, ज़्यादातर लोग परेशान हैं इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स यूज़ करने की वजह से। These chemicals are toxic. कैसे होते हैं केमिकल, टॉक्सिक होते हैं, and extremely harmful to human beings and animal alike, and have been polluting our environment, soil, ground, vegetable, crop, plant. Our soil is also polluted through our use of weedicides to remove weeds. ठीक है, weedicides का यूज़ करने से सॉइल सबसे ज़्यादा पोल्यूट होती है, क्योंकि वहाँ पर वीड को हटाने के लिए weedicides डालते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीजेस, ठीक है। अब पेस्ट क्या होते हैं, कीड़े, जो फसलों पर कीड़े लग जाते हैं। पेस्ट और डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाते हैं। इन एग्रीकल्चर देयर इज़ मैथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट that relies on natural predation rather than introduced chemicals. A key belief of organic farmer is biodiversity further health. The more variety a landscape has, the more sustainable it is. किसी भी फसल पर जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी वो उतनी ही ज़्यादा सस्टेनेबल होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वैरायटी होगी तो वहाँ पर उतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगे, जिससे कि वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर बनेगा। ऑर्गेनिक मैटर तो नेचुरल खाद हो गई बेटा, ठीक है। The organic farmer therefore work to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated but instead are kept at manageable levels by a complex system of checks and balances with a living and vibrant ecosystem. Contrary to the conventional farming practices which often use chemical method to kill both useful and harmful life forms. जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो की जाती है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग अभी आपने प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ा होता है, नॉर्मली जो क्रॉस कराते हैं, क्रॉस करने सिलेक्शन करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, हार्मफुल बैक्टीरिया या हार्मफुल और यूज़फुल सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं उसके अंदर। तो
This is holistic approach that seeks to develop an understanding of the webs of interaction between the myriad of the organism that constitute the field fauna and flora. The organic farmer holds the view that the eradication of the creatures that are often described as pest is not only possible but also undesirable. For without them, the beneficial predatory parasitic insects which depend upon them as food or host would not be able to survive. Thus, the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on toxic chemical and pesticides. तो हम लोगों को जब नहीं दिखती है वो चीज़ तो फिर फार्मर्स जो होते हैं इन्हीं पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं. Thus, the use of biocontrol measures will greatly reduce our dependence on chemical यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र्स. तो जब ये बायो कंट्रोल ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाने लगा इन पेस्टिसाइड और वीडिसाइड की जगह पर, तो हमारी खेती में इन पेस्टिसाइड्स का केमिकल का वीडिसाइड का यूज़ कम होने लगा. ठीक है. एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच इज़ टू बिकम फैमिलियर विद द वेरियस लाइफ फॉर्म्स दैट inhabit the field, predators as well as pests, and also their life cycle pattern of feeding and the habitat they are prefer. This will help develop appropriate means of biocontrol. यहाँ पर ये बताया जा रहा है बेटा कि अगर कोई बायोकंट्रोल एजेंट यूज़ किया जा रहा है, किसी माइक्रोब को यूज़ किया जा रहा है, तो हमें उस माइक्रोब के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. आपकी फील्ड में जो प्लांट उगाए जा रहे हैं, आपकी फील्ड में जो मतलब बहुत सारे तरीके के इंसेक्ट्स आ रहे हैं, उन इंसेक्ट्स की पूरी लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए. वो इंसेक्ट्स का मेटाबॉलिज्म कैसा है वो पता होना चाहिए. तभी तो आप उनको ख़त्म करने के लिए कोई नई चीज़ बना पाएंगे. ठीक है ना. अगर आपके फील्ड में जो इंसेक्ट आ रहे हैं, आपके खेतों में जो इंसेक्ट आ रहे हैं जो कि आपकी फसल को ख़राब कर रहे हैं, उन इंसेक्ट्स की पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसे चल रही है, उनके अंदर किस तरीके की चीज़ है, वो सारी स्टडी करनी पड़ती है. किस तरीके से वो अटैक करते हैं वो सारी स्टडी करनी पड़ती है. तभी उनको ख़त्म करने के लिए नए ऑर्गेनिजम्स को, बायो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट. तो वो सारी नॉलेज किसान को होनी चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर. ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं. देखिए आगे क्या लिखा है. द वेरी फैमिलियर बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स द लेडी बर्ड. अब यहाँ पर बेटा क्या बताए गए हैं, ये बताए गए हैं क्या बायो कंट्रोल ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर. ठीक है ना. हम लोग इसको लिख लेते हैं. कौन कौन से बायो कंट्रोल ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं. Examples of biocontrol. Number 1, लेडी बर्ड. ये जो लेडी बर्ड होती है इसके ऊपर रेड और ब्लैक कलर के निशान होते हैं. रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स होती हैं इसके ऊपर, निशान होते हैं रेड और ब्लैक कलर के इसके ऊपर निशान होते हैं. ठीक है. इसके ऊपर तो ये क्या करती है, कंट्रोल किसको करती है, एफिड्स कीड़े होते हैं, एफिड्स का कंट्रोल करती है ये. तो ये बायो कंट्रोल एजेंट हो गई एक लेडी बर्ड. फिर हमने कहा ड्रैगन फ्लाइज. ये किस चीज को खत्म करते हैं, मॉस्क्यूटो, मच्छर का कंट्रोल, मॉस्क्यूटो को कंट्रोल करते हैं, खत्म करते हैं ड्रैगन फ्लाई. ठीक है. तीसरा हमने बात की थी बेटा बैसिलस थ्रूजेनेसिस बैक्टीरिया, जो अभी हमने बात की थी. बैसिलस थ्रूजेनेसिस BT. ठीक है. ये क्या करता है, बटरफ्लाई के कैटरपिलर, तितली, बटरफ्लाई के कैटरपिलर को कंट्रोल करता है. ठीक है. फिर फंगस, ट्राइकोडर्मा जो फंगस होती है
ये भी बायो कंट्रोल एजेंट है। ट्राइकोडर्मा फंगस जो की है ये क्या करती है बेटा, ये बहुत सारे प्लांट पैथोजन को कंट्रोल करती है। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस ऑफ प्लांट, ठीक है। एक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकुलोवायरस, बैकुलोवायरसेस, ये भी बायो कंट्रोल एजेंट का काम करता है। अटैक करता है किस पर, ये इंसेक्ट्स तथा आर्थ्रोपोड्स पर अटैक करता है। और ये बैकुलोवायरस कौन से जीनस का, ये होता है जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, NPV, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस इस जीनस का होता है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिएगा ये बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं। क्या है ये बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं। लेडी बर्ड एफिड को कंट्रोल कर रही है, ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो को कंट्रोल कर रहा है, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस बटरफ्लाई को कर रहा है। और यहाँ पर आप बीटी कॉटन वाला भी लिख सकते हैं। बीटी कॉटन आपको बताया था मैंने, बीटी कॉटन ये ट्रांसजीनिक प्लांट बनाया गया है ना, बॉलवर्म से सुरक्षित करता है। ट्राइकोडर्मा फंगस जो है बहुत सारे प्लांट के डिजीज को कंट्रोल कर रही है। बकुलोवायरस, ये बकुलोवायरस कौन से जीनस का लिया गया है, जो कि इंसेक्ट को खत्म कर रहा है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, ये जीनस है। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस जीनस है जिसमें बकुलोवायरस आते हैं, NPV। तो ये बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं जो कि बिना पोल्यूशन के ही हमारी खेती को सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बायो पेस्टिसाइड्स वगैरह पढ़ेंगे बेटा, और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ये चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में खत्म